हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका। ये करंट अफेयर्स की पत्रिका है और ये मार्च 2022 का संस्करण है। इस वीडियो में आपको पूरा प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से, जहाँ पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर की विधानसभाओं में चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ। तो देखिए, ये 8 जनवरी 2022 को चुनाव आयोग ने इन 5 राज्यों में, जहां उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, यहाँ विधानसभाओं के चुनाव के लिए चुनाव की घोषणा कर दी है। ठीक है। और इस बार चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा जो दी गई सुविधा है, मतलब कोविड-19 को देखते हुए, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसको देखते हुए जो सुविधा दी गई है, उसको देखा जाए तो प्रत्याशियों के द्वारा जो किए जाने वाले व्यय हैं वो नई अधिकतम सीमा तय की गई है। मतलब जो बड़े राज्य हैं उसके अधिक सीमा को बढ़ाया गया है। मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, यहाँ के प्रत्याशी अब अधिकतम 40-40 लाख रुपए चुनाव में खर्च कर सकेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं गोवा और मणिपुर में। यहाँ की जो सीमा है वो है 28-28 लाख रुपए निर्धारित की गई है। फिर देखा जाए तो कोविड महामारी के कारण जो मतदान के लिए समय को 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, जिससे कि जो टाइमिंग था उसे 1 घंटा बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद देखा जाए तो मतदाताओं की अधिकतम संख्या जो है वो 1500 से घटाकर 1250 किया गया है। ठीक है। और इसमें भी एक चीज़ और है कि 80 वर्ष से जो अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं या फिर कोरोना संक्रमित हैं, वो घर बैठे भी मतदान की सुविधा उन्हें दी गई है। तो चलिए अब इसमें आगे देखते हैं कि किस दिन जो मतदान की तिथि है और किस दिन चुनाव के रिजल्ट आएंगे। तो इसमें देखा जाए तो जो विभिन्न राज्यों की मतदान के चरण हैं एवं तिथि है, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपको पहली बात है कि आपको यहाँ पर गोवा, यहाँ मतदान जो होंगे वो 1 चरण में होंगे और यहाँ की जो कुल सीटें हैं विधानसभा में वो है 40 सीट। यहाँ का मतदान का तिथि है 14 फरवरी। फिर मणिपुर में विधानसभा की सीटें हैं 60। ठीक है। यहाँ मतदान 2 चरण में होंगे, 27 फरवरी और 3 मार्च को। ठीक है। फिर है आपको पंजाब में 117 सीटों के लिए मतदान होगी। ठीक है। और ये भी 1 चरण में होगा 20 फरवरी को। पहले इसका तिथि जो था वो 14 फरवरी था, लेकिन रविदास जयंती को देखते हुए तिथि को चेंज किया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट है उत्तराखंड की जो विधानसभा की सीटें हैं वहाँ 70 सीटें हैं और मतदान 1 चरण में होगा 14 फरवरी को। और उत्तर प्रदेश, जहाँ पर विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। ठीक है। और यहाँ 7 चरणों में ये इलेक्शन होने वाला है, 10, 14, 20, 23 और 27 फरवरी। ये हो गया आपको 5 दिन, 10, 14, 20, 23 और 27 फरवरी। और फिर है आपको 3 और 7 मार्च को। ठीक है। और सभी 5 राज्य का जो मतगणना होगा वो होगा 10 मार्च को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि बीता वर्ष 2021 अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा और ये भारतीय मौसम विभाग का आकलन है। भारतीय मौसम विभाग, जिसे हम लोग IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है। अब देखा जाए तो 14 जनवरी 2022 को जो भारत की जलवायु के संबंध में विभाग द्वारा जो एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें बताया गया कि 1901 के पश्चात जो बीता वर्ष 2021 है वो अब तक का 5वां सबसे गर्म वर्ष है। ठीक है। यहाँ देखा जाए 1901 के पश्चात क्यों कहा जाता है, क्योंकि 1901 मतलब जब से भारत देश में मौसम संबंधी रिकॉर्ड रखने की शुरुआत हुई थी। ठीक है। उस समय से अब तक में ये जो 2021 है वो 5वां सबसे गर्म वर्ष रहा है। चलिए वो देखते हैं कैसे कैसे रहा है। यहाँ देखा जाए तो औसत तापमान की जो तुलना है वो 1981 से 2010 की अवधि के जो औसतन तापमान को सामान्य तापमान के रूप में लिया गया था। ठीक है। अब देखिए वर्ष 2016 मतलब जो सबसे ऊपर, मतलब सबसे गर्म जो वर्ष मौसम जो सबसे गर्म रहा है वो है 2016। यहाँ औसत तापमान सामान्य से 0.71 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा था। ठीक है। और फिर देखा जाए तो वर्ष 2009 में ये 0.55 डिग्री सेल्सियस
अधिक रही थी औसत तापमान सामान्य से, और 2017 में ये 0.541 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा था, और 2010 में ये 0.539 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, और ये पाँचवा वर्ष आपको 2021 है, यहाँ पर 0.44 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की 36 सीटों के लिए चुनाव मार्च 2022 में। तो देखिए 28 जनवरी 2022 को 100 सदस्यीय जो विधान परिषद है उसकी स्थानीय निकाय कोटे में भरे जाने वाली कुल 36 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम चुनाव आयोग ने घोषित किया है। ठीक है, अभी 7 चरणों में विधानसभा इलेक्शन होने हैं। ठीक है, और उसके बाद ये 36 सीटों के लिए जो चुनाव होने वाला है ये विधान परिषद की सीटें हैं। ठीक है, देखिए नए सदस्यों के लिए जो चुनाव है वो 2 चरणों में होंगे। इन 36 पद के लिए चुनाव जो होंगे वो 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 30 सीट के लिए मतदान होगा और ये 3 मार्च को होगा, और दूसरे चरण में ये 6 सीट के लिए मतदान होगा और ये 7 मार्च को होगा, और सभी 36 सीटों का जो मतगणना होगा वो होगा 12 मार्च को। ठीक है, और देखा जाए तो 100 सदस्य वाली जो विधान परिषद है उसमें वर्तमान में अभी जो सपा है, सपा के कुल 48 सीट है, भाजपा के 36, बसपा के 6, कांग्रेस के 1, अपना दल का 1, और निर्बल भारतीय शोषित हमारा आम दल का 1, और अन्य निर्दलीय सदस्य हैं। 1 सीट रिक्त है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों के निर्यात के लिए सौदा संपन्न। तो देखिए जनवरी 2022 में देश में निर्मित जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके निर्यात के लिए एक ऑर्डर आया है फिलीपींस से। ठीक है, फिलीपींस के रक्षा विभाग ने अपनी नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 37.4 करोड़ डॉलर मतलब कि 2805 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। देखिए ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस मिसाइल वो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड और भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन मतलब DRDO और रूस के NPOM का एक संयुक्त उपक्रम है। किनका किनका? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड और DRDO और रूस के NPOM ये रूस का है। ठीक है, ये इनका एक संयुक्त उपक्रम है ब्रह्मोस। अब देखिए यह अनुबंध जो है समुद्र तट पर तैनात की जाने वाली एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति के लिए है। ठीक है, ये समुद्र तट पर जो तैनात की जाने वाली एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल है उसके लिए ये डील हुआ है। और देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ अन्य देश के साथ इसके निर्यात के लिए भारत से बातचीत अभी विभिन्न चरणों में चल रही है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है समाचार विद्या की TRP रेटिंग पुनः प्रारंभ। ठीक है, देखिए ये जो TRP रेटिंग है मतलब जिसे कहते हैं टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, ठीक है, उसे पुनः प्रारंभ किया गया। कुछ समय पहले काफ़ी विवाद हुआ था जिस कारण से TRP रेटिंग को रोक दिया गया था। अब देखा जाए तो 12 जनवरी 2022 को टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट मतलब TRP पुनः प्रारंभ करने की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्टर ऑडियंस रिसर्च काउंसिल मतलब BARC को निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, देखिए TRP को लेकर अक्टूबर 2020 में उठा जो विवाद था उस कारण पर रोक लगा दी गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने TRP रेटिंग तत्काल प्रभाव से शुरू किया है क्योंकि जिसमें प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों, मीडिया एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। उन्होंने कहा था कि TRP जो समिति है उसकी रिपोर्ट और ट्राई का जो 28 अप्रैल 2020 की जो संस्तुतियां हैं उसके अनुरूप इसने अपनी प्रक्रिया, प्रोटोकॉल और निगरानी व्यवस्था का जो है उसमें संशोधन किया है। ठीक है, और तथा अन्य नियमों के जो स्वरूप है आदि उसमें भी परिवर्तन किया गया है। ठीक है, इसलिए TRP रेटिंग को पुनः प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण। ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण हुआ है 11 जनवरी 2022 को और DRDO ने इसका परीक्षण किया है। DRDO ने अपने देश में विकसित जो कम वजन वाला जो मानव संचालित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऐसे कहते हैं मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल,
उसका परीक्षण किया गया है। देखिए, विज्ञप्ति के अनुसार जो कम वजन वाला जो ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, ये मिसाइल को क्या कहते हैं? फायर एंड फॉरगेट। ये कम वजन का होता है और इसका प्रक्षेपण जो है वो मैन पोर्टेबल लॉन्चर से किया जा सकता है। फिर रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में मिसाइल के परीक्षण के लिए जो फाइनल सुपुर्दगी योग्य विन्यास है, मतलब जो फाइनल डिलीवरेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसका परीक्षण इसे बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है स्वदेश निर्मित पहले विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत की समुद्री परीक्षण का एक और दौर संपन्न। ठीक है, देखिए ये 9 से 17 जनवरी को भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत है विक्रांत, उसका तीसरा दौर का समुद्री परीक्षण संपन्न हुआ है और लगभग इसका जो क्षमता है, इसका क्षमता लगभग 45,000 टन विस्थापन करने का है। ठीक है, इसका निर्माण हुआ है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा और देश में ही बने सबसे बड़े युद्धपोत को अगस्त 2022 में नौसेना में शामिल करने की ये योजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है नौसेना से हटाए गए आईएनएस खुकरी को स्मारक के रूप में विकास हेतु दीव प्रशासन को सौंपा। देखिए, यहाँ देखा जाए तो आईएनएस खुकरी का जो नाम रखा गया था वो एक युद्धपोत के नाम पे रखा गया था, जो कि 1971 में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तानी पनडुब्बी के एक टारपीडो हमले में दीव के निकट समुद्र में डूब गया था। ठीक है, और ये जो आईएनएस खुकरी था वो समुद्र में डूबने वाला भारतीय नौसेना का अकेला युद्धपोत है। उसी के नाम पर ये आईएनएस खुकरी दूसरा युद्धपोत था, जिसको 23 दिसंबर 2021 को विशाखापट्टनम में आयोजित एक सरकारी समारोह में 32 वर्षों तक ये भारतीय नौसेना की सेवा करने के बाद आईएनएस खुकरी को सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक है, और 26 जनवरी को दीव स्थित खुकरी स्मारक को सौंप दिया गया, जहां पुराने खुकरी युद्धपोत का एक छोटा मॉडल भव्यता के साथ प्रदर्शित किया गया है और दीव में इसका विकास एक स्मारक के रूप में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र से समुद्र में वार करने वाले C2C संस्करण का परीक्षण। तो देखा जाए तो 11 जनवरी को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के C2C जो वेरिएंट है उसका परीक्षण किया गया और ये आईएनएस विशाखापट्टनम में किया गया। ठीक है, आईएनएस विशाखापट्टनम पे किया गया था। फिर देखा जाए तो ये जो आईएनएस विशाखापट्टनम है उसका निर्माण हुआ है मुंबई स्थित मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। अक्टूबर 2021 में भारतीय नौसेना में ये शामिल हुआ था आईएनएस विशाखापट्टनम। अब देखा जाए तो एक माह पूर्व मतलब 8 दिसंबर 2021 को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की वायुसैनिक संस्करण का परीक्षण किया गया था। ठीक है, और जिसके तहत सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से परीक्षण मिसाइल के अपने सभी मिशन उद्देश्य पे पूरा किया था। ठीक है, ये वायुसैनिक के द्वारा जो किया गया था और ये अभी जो आया है C2C है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सीमा पर तनाव समाप्त करने के लिए भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 14वां दौर संपन्न। तो देखिए 26 दिसंबर 2021 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उत्पादन के लिए ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का जो लखनऊ में शिलान्यास किया गया। ठीक है, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो भारत के DRDO और रूस के NPOM, ठीक है NPOM है, उसका संयुक्त उपक्रम है। यह नामकरण जो है वो भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मस्कावा नदी के नाम पर हुआ था, ब्रह्मोस। ठीक है, और देखा जाए तो साथ ही DRDO की एक टेस्टिंग लैब, रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र जिसे कहते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर, उसका भी शिलान्यास हुआ है। फिर ब्रह्मोस के साधन केंद्र के लिए 200 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के हरौनी में उपलब्ध कराई है। ठीक है, और इस इकाई में 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइल प्रति वर्ष तैयार हो सकेंगे। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च सीमाओं में वृद्धि की गई। तो देखिए
लोकसभा में जो बड़े राज्य के क्षेत्र हैं वो प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो प्रत्याशी के द्वारा खर्च किए जाने वाले चुनाव का जो व्यय है उसका सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है लोकसभा में, ठीक है। और छोटे राज्यों की सीमा को 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है, ठीक है। ये लोकसभा के लिए था। अब आते हैं विधानसभा, जहां बड़े राज्य में प्रत्याशियों के व्यय का सीमा जो है वो 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख किया। जैसे इस बार उत्तर प्रदेश बड़े राज्य है, उसका जो इलेक्शन हो रहा है वहां प्रत्याशी 40 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। और छोटे राज्य की जो सीमा है वो 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख कर दिया। जैसे इस बार गोवा का होने वाला है, ठीक है। ये छोटे राज्य में है तो इसको 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख कर दिया गया है छोटे राज्य की सीमा को खर्च करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब मूव करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, जहां पहला है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर अब नाइटहुड से सम्मानित। तो देखिए 1997 से 2007 के बीच जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लेबर पार्टी के टोनी ब्लेयर, वो नाइटहुड से उन्हें सम्मानित किया गया। और नाइटहुड से सम्मानित करने के बाद अब वो सर टोनी ब्लेयर हो गए हैं, ठीक है। उन्हें नाइटहुड से सम्मानित किए जाने के बाद अब वो सर टोनी ब्लेयर हो गए हैं। लेकिन इन्हें नाइटहुड से सम्मानित किए जाने का बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध भी किया था, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ अगर देखें तो इनके अलावा अन्य लोग जो सम्मानित किए गए वो है अभिनेता डैनियल क्रेग। डैनियल क्रेग आपको एक काल्पनिक पात्र है जेम्स बॉन्ड, उसकी भूमिका निभाने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है आपको प्रोफेसर क्रिस व्हिटी, ये कोरोना विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय योगदान देने वाले इंग्लैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, यानी CMO थे, ठीक है। और तीसरे हैं यहाँ पे जॉनथन वॉन टैम। जॉनथन वॉन टैम जो है वो डिप्टी CMO हैं, इन्हें भी सर का उपाधि दिया गया है, ठीक है। इन्हें भी नाइटहुड का उपाधि दिया गया है। फिर इसके साथ है नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द बाथ, इसे सम्मानित किया गया है सर पैट्रिक वैलेंस को, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, जिन्हें 2009 में नए रूप से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के नाइटहुड कमांडर के रूप में जो सम्मानित किए गए हैं वो है अजय कुमार कक्कर, भारतीय मूल के हैं, ब्रिटिश शिक्षाविद एवं हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया द्वारा नए वर्ष के पहले माह में ही बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण। तो देखिए उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है, जैसे 6 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण और अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। देखा जाए इसके बाद फिर 11 जनवरी को एक अन्य हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया इसने, ठीक है। फिर देखा जाए इसमें तो ये पूर्वी क्षेत्र में समुद्र में गिरने से पूर्व इस मिसाइल जो है वो मैक 10 की अधिकतम गति को लगभग 700 किलोमीटर की उड़ान भरी थी और जापान के आर्थिक क्षेत्र से बाहर इसने लैंडिंग की, ठीक है। इसने होगा। फिर है कि बाद में कुछ और परीक्षण भी उत्तर कोरिया ने इस जनवरी माह में किए। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा बताया तथा साथ ही जापान व दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए ये प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बोर्नियो द्वीप स्थानांतरित करने का विधेयक पारित किया गया। तो देखा जाए तो 18 जनवरी 2022 को इंडोनेशिया की संसद में जकार्ता से राजधानी को बोर्नियो द्वीप में पूर्वी कालिमंतन में स्थानांतरित करने का आवश्यक विधेयक को पारित किया गया। अब नई राजधानी जो होगा वो होगा नुसांतरा। नुसांतरा जो है वो नाम से जाना जाएगा। अब देखिए जकार्ता में बढ़ रही जो भीड़ भाड़ है, प्रदूषण है, शासन है, फिर व्यवसाय, वित्त, कारोबार एवं सेवा केंद्र के तौर पर जो जकार्ता को बोझ अधिक बढ़ने लगा था। यही कारण है कि अब इंडोनेशिया की जो राजधानी है उसे बोर्नियो द्वीप में शिफ्ट किया गया है, जहाँ नाम होगा नुसांतरा। अब देखा जाए तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो है जोको विडोडो। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। देखा जाए तो 25 जनवरी 2022 को जर्मनी की संस्था एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के लिए वर्ष 2021 के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किए गए हैं, ठीक है। और CPI का जो मान है
वो है 0 से 100 के बीच। कहने का मतलब ये है कि अगर सीपीआई कम है तो भ्रष्टाचार का स्तर उतना अधिक होता है। ठीक है। सूचकांक में जो शामिल कुल देश या क्षेत्र है वो है 180। अब देखिए भारत का जो स्थान है 2021 में वो है 85वां। इसका मान है 40। 40 मान के साथ भारत 85वें स्थान पर है। कुल 180 देशों की गणना हुई थी। अब देखा जाए तो सबसे कम भ्रष्टाचार वाले जो देश हैं उसमें पहले स्थान पर 3 हैं, मतलब डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। इन तीनों का मान 88 है, इसलिए पहले स्थान पर ये तीनों हैं। फिर आपको चौथे स्थान पे जाइएगा तो वहाँ भी 2 कंट्री है, एक है नॉर्वे और एक है सिंगापुर। इन दोनों का जो मान है वो है 85। अब सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश देखें तो जो 180वें स्थान पर है वो है दक्षिणी सूडान। दक्षिण सूडान का मान जो है वो है 11। ठीक है। और 178 पे 2 है, मतलब जो 79 होना चाहिए था वो 178 पे 2 कंट्री है। आपको सीरिया और सोमालिया, इन दोनों का मान है 13। फिर 177वें स्थान पे है वेनेजुएला, मान 14 के साथ। ठीक है। अब देखें हम लोग तो भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग देखें तो 25वें स्थान पे आता है भूटान, 66वें स्थान पर चीन, 102 स्थान पर श्रीलंका, 117वें स्थान पर नेपाल, 140वें स्थान पर पाकिस्तान और इसी के साथ साथ म्यांमार भी 140वें स्थान पे है। बांग्लादेश 147वें स्थान पे और अफगानिस्तान 174वें स्थान पे है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संबंध सामान्य होने के पश्चात इजराइल के राष्ट्रपति की संयुक्त अरब अमीरात की पहली यात्रा। तो देखिए ये 30 से 31 जनवरी को इजराइल के राष्ट्रपति जो इसाक हर्जोग हैं वो संयुक्त अरब अमीरात की पहली यात्रा की। देखा जाए तो फिलिस्तीन के मुद्दे पर दशकों तक अरब देशों के साथ जो संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने का जो समझौता किया अगस्त 2020 में, जिसमें अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मध्यस्थता संपन्न की थी। ठीक है। और यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ चली वार्ता में इजराइल के राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि वह यूएई की सुरक्षा जरूरतों को पूर्ण समर्थन करते हैं। ठीक है। देखिए इस यात्रा से पहले भी इजराइल के प्रधानमंत्री जो नफ्ताली बेनेट थे उन्होंने भी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा की थी दिसंबर 2021 में। ठीक है। और ये करके उन्होंने इतिहास रचा था। उसके बाद अब इसाक हर्जोग जो कि इजराइल के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी यात्रा की। ठीक है। देखिए इसमें आगे ये है कि इजरायली राष्ट्रपति ने क्षेत्र के अन्य देशों से इजराइल को मान्यता देने की अपील भी की है। और 31 जनवरी को दुबई में एक्सपो 2020 में शामिल हुए तथा संयुक्त अरब अमीरात में तेजी से उभरते हुए यहूदी समुदाय से भी इन्होंने भेंट की है। ठीक है। देखिए हर्जोग के प्रतिनिधि मंडल में शामिल इजरायली उद्यमियों निर्यातकों ने यूएई के साथ 10 अरब डॉलर से अधिक के सौदे पर चर्चा भी इस अवसर पे किया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के विरोध में कनाडा में हजारों ट्रक चालकों का फ्रीडम कॉन्वॉय। देखिए 30 और 31 जनवरी 2022 को 20,000 से अधिक ट्रकों के काफिले ने कनाडा की राजधानी ओटावा को घेर लिया था। कारण ये था कि जो अमेरिका से कनाडा आने वाले जो ट्रक हैं, ट्रक के चालक को वैक्सीन न लगे होने के कारण सीमा पर ही क्वारंटाइन कर दिया जा रहा था। ठीक है। यानी अब जो ट्रक आ रहे हैं अमेरिका से कनाडा, वहाँ अगर उन ट्रक ड्राइवरों को वैक्सीन नहीं लगी है तो उन्हें सीमा पर ही क्वारंटाइन किया गया। और इसी कारण से क्या हुआ कि फ्रीडम कॉन्वॉय नाम से इस विशाल ट्रक जुलूस के कारण राजधानी में लगभग 70 किलोमीटर तक वाहनों का कतार लग गई थी। ठीक है। और विश्व की सबसे बड़े जमावड़े को इस बार अंतरिक्ष से भी देखने की बात मीडिया रिपोर्ट में बताई गई है। देखा जाए तो कनाडा पुलिस ने इतनी विशाल भीड़ के समूह के सामने जो है अपनी लाचारी व्यक्त की तथा प्रदर्शन हिंसक होने के आशंका में प्रधानमंत्री ट्रूडो ने अपने परिवार के साथ अपने आवास छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए थे। ठीक है। फ्रीडम कॉन्वॉय में जो शामिल हजारों ट्रक थे या हजारों ट्रक के जो चालक थे वे अन्य लोगों की भीड़ ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का विरोध करते हुए उनका घेराव करने की घोषणा की थी इस कॉन्वॉय में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है औद्योगिक श्रमिकों के लिए
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2021 में 5.56% देखा जाए तो 31 जनवरी 2022 को श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो द्वारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स मतलब CPI-IW जो है वो जारी किया गया है और दिसंबर 2021 में ये 125.4 आकलित किया गया। दिसंबर 2020 की तुलना में दिसंबर 2021 में मतलब जो पिछले साल दिसंबर 2020 थी, अगर उसकी तुलना में देखा जाए दिसंबर 2021 का सूचकांक तो उसमें 5.56% अधिक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है 2021-22 में देश की राष्ट्रीय आय के संबंध में NSO के पहले अग्रिम अनुमान। तो देखिए ये 7 जनवरी को NSO मतलब कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 21-22 का राष्ट्रीय आय संबंधी पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया। ठीक है, इसमें देखिए तो इससे कुछ प्रमुख आंकड़े हैं, इसको देखा जाए तो जैसे कि आपको है मूल कीमतों पर मूल्यवर्धन मतलब GVA, जिसे इंग्लिश में फुल फॉर्म कहा जाए तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अगर इसे देखा जाए 21-22 का जो 7 जनवरी के अग्रिम अनुमान है तो उसमें ये 135.22 लाख करोड़ यानी कि 8.6% इसमें आपको अनुमान लगाया गया है वृद्धि का। ठीक है, 8.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है GVA में। और ये किसके द्वारा लगाया गया? तो ये NSO के द्वारा लगाया गया राष्ट्रीय आय के संबंध में। देखिए नेक्स्ट है आपको GDP मतलब GDP का जो स्थिर मूल्य पर हम देखें तो ये है 147.54 जिसमें 9.2% का वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, GDP में 9.2% का वृद्धि अनुमानित है। फिर चालू मूल्यों पर देखा जाए तो ये 17.6%। और अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आय का। तो राष्ट्रीय आय का देखा जाए तो ये जो 2021-22 में है अनुमान वो है आपको स्थिर मूल्य पर 128.61 लाख करोड़, स्थिर मूल्य पर 128.61 लाख करोड़ और जो कि प्रतिशत में अगर वृद्धि देखें तो वो है 9.5%। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय का वृद्धि 9.5%। अब चालू मूल्य पर देखते हैं मतलब करंट वैल्यू पे अगर हम देखें तो ये है 205.73 लाख करोड़ यानी कि परसेंटेज में 17.8% का वृद्धि। ठीक है, ये राष्ट्रीय आय का चालू मूल्य पर है। अब हम लोग देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का अगर हम लोग देखें तो ये है 93,973 लाख करोड़ यानी कि 8.4% की वृद्धि अनुमानित है। फिर आपको चालू मूल्य पर ये 1,50,326 लाख करोड़ है। ठीक है, यानी कि 16.7% की इसमें वृद्धि दिखाई गई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है अप्रैल दिसंबर 2021 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में व आयातों में वृद्धि, और ये वाणिज्यिक मंत्रालय की रिपोर्ट है। वाणिज्य मंत्रालय का रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो 14 जनवरी 2022 को जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले 9 महीना मतलब कि अप्रैल दिसंबर 2021 में देखें तो भारत के विदेशी व्यापार का जो अंतिम आंकड़े हैं जो वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं उसमें हम लोग देखें तो वस्तुगत व्यापार जो 2021-22 का देखा जाए तो ये 301.38 अरब डॉलर है जो कि 2021 में 201.38 अरब डॉलर था। ठीक है, और इस तरह से यहाँ 49.66% का इसमें वृद्धि देखा गया है। ठीक है, फिर हम लोग देखिए आयात को तो यह है 443.82 अरब डॉलर का। इसमें आपको पिछले साल की तुलना में 68.91% की वृद्धि देखी गई है। फिर इसमें आगे है आपको व्यापार शेष मतलब ट्रेड बैलेंस अगर देखें तो यहाँ 142.44 अरब डॉलर रहा। ठीक है, अप्रैल दिसंबर में 2021 के दौरान जो ट्रेड डेफिसिट है मतलब व्यापार घाटा जो है वो है 142.44 अरब डॉलर का। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सेवाओं का व्यापार मतलब सेवाओं का निर्यात में 177.68 अरब डॉलर है जो कि इसमें आपको पिछले साल की तुलना में जो कि पिछले साल 150.09 अरब डॉलर था और इस बार 177.68 अरब डॉलर है। यहाँ पर आपको 18.3939%, ठीक है 18.39% का इसमें वृद्धि देखा गया है। फिर आपको देखा जाए आप
कुल विदेशी व्यापार हम लोग देखते हैं सीधा। कुल विदेशी व्यापार अगर हम लोग देखें वस्तु एवं सेवाओं का व्यापार में, तो कुल निर्यात जो रहा वो 479.07 अरब डॉलर का रहा, यानी कि पिछले साल की तुलना में इसमें 36.31% का वृद्धि देखा गया है। ठीक है। और कुल आयात, जो कुल आयात रहा है कुल विदेशी व्यापार में, वो है 547.12 अरब डॉलर का, यानी कि 57.33% का वृद्धि, क्योंकि 2020-21 में ये 347.76 अरब डॉलर था। ठीक है। यहाँ पे आपको 57.33% का वृद्धि देखा गया है कुल आयात में। फिर नेक्स्ट है आपको कुल व्यापार का शेष, तो यहाँ आपको 68.06 अरब डॉलर रहा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सितंबर 2021 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण भार। ये वित्त मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े हैं। तो देखिए, जो विदेशी ऋण है, जिसे हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में एक्सटर्नल डेब्ट, एक्सटर्नल डेट जो है उसके बारे में हम लोग देखें तो विदेशी ऋण संबंधी आंकड़े एक दृष्टि में जो कि सितंबर 2021 के अंत की स्थिति दिखाती है। कुल विदेशी ऋण, ठीक है, ये है 593.1 अरब डॉलर। कुल विदेशी ऋण मतलब टोटल एक्सटर्नल डेट जो है वो है 593.1 डॉलर का, जिसमें दीर्घकालिक ऋण आपको है 492.5 अरब डॉलर का, और कुल विदेशी ऋण में जो दीर्घकालिक ऋण का भाग है यानी कि ये है 83%। 593.1 अरब डॉलर में ये 83% मतलब कि 492.5 अरब डॉलर सिर्फ दीर्घकालिक ऋण है। चलिए अब अल्पकालिक ऋण देखें तो ये 100 अरब डॉलर है, जो कि कुल विदेशी ऋण में अल्पकालिक का भाग होता है 17%। आपको 83% दीर्घकालिक है और अल्पकालिक 17% है। ठीक है, ये ऋण है विदेशी ऋण। चलिए नेक्स्ट है कि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जो कुल विदेशी ऋण है, अगर जीडीपी के प्रतिशत में देखें हम लोग कुल विदेशी ऋण को, तो वो है 21.1%। ठीक है। अब देखिए मुद्राओं की दृष्टि से विदेशी ऋण की जो संरचना दी गई है, तो डॉलर मूल्य में ये 51% है, और मूल्य जो रुपए का मूल्य है उसमें ये 32.2% का है, और एसडीआर के रूप में 7.1%, येन के रूप में 5.6% और यूरो के रूप में 3.3%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति अनंतिम दर 5.59%। ठीक है। देखिए जो आरबीआई के द्वारा जो उच्चतम स्तर है 6%, इससे थोड़ा ही कम है, मतलब 5.59% है। अभी देखा जाए तो 12 जनवरी को, जो कि 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और ये मासिक आधार पर प्रति माह जारी किए जाते हैं, जो कि जिसका आधार वर्ष है आपको 2012 जो है वो आधार वर्ष है। ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधारित जो मुद्रास्फीति दिखाई जाती है उसका आधार वर्ष 2012 है। चलिए सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आधारित जो मुद्रास्फीति है, तो दिसंबर 2021 में हम लोग देखते हैं अंतिम आंकड़े, तो ग्रामीण क्षेत्र में ये है 5.36, जो कि नवंबर 2021 का फाइनल था 4.29। ठीक है। शहरी क्षेत्र में है ये 5.83, और अखिल भारतीय मतलब ओवरऑल ऑल इंडिया का देखा जाए तो ये 5.59। ठीक है, 5.59% है। ठीक है। उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक अगर हम लोग देखें वो मुद्रास्फीति आधारित था, और यहाँ सूचकांक जो सीपीआई में देखेंगे तो हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र में ये 167.0 है, और शहरी क्षेत्र में 165.1, मतलब कि ओवरऑल इंडिया का देखा जाए तो 166.1 है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 के अंत में भारत के विदेशी मुद्रा कोष 633.6 अरब डॉलर। तो देखिए ये 7 जनवरी 2022 में जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 31 दिसंबर 2021 की स्थिति दिखाई गई है, तो उसमें आपको अरब डॉलर में जो भारत का आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष है वो दिखाया गया है। ये 31 दिसंबर 2021 की स्थिति है। ठीक है। तो देखिए जो कि फॉरेन करेंसी एसेट्स है मतलब विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं, वो है 569.889 अरब डॉलर का भारत के पास। ठीक है। फिर आपको गोल्ड में है आपको 39.405 अरब डॉलर,
विशेष आहरण अधिकार मतलब एसडीआर, इसमें है 19.114 अरब डॉलर। फिर साथ ही आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जो सुरक्षित है यानी कि ट्रांस विथ आईएमएफ देखा जाए तो ये 5.207 अरब डॉलर, यानी कि कुल विदेशी मुद्रा कोष में 633.614 अरब डॉलर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता आरसीईपी 1 जनवरी से प्रभावी हुआ। देखिए 1 जनवरी 2022 से आसियान के 10 सदस्य और 5 अन्य देशों के जो है वो सहित कुल मिलाकर यानी कि कुल 15 देशों के बीच नवंबर 2020 में संपन्न जो क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है वो लागू हो गया है। आरसीईपी को हम लोग कहते हैं हिंदी में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। ठीक है, तो देखिए आसियान के जो 10 देश हैं वो है आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। और इसके अलावा जो 5 अन्य देश हैं आरसीईपी में शामिल हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, ये 5 और कंट्रीज हैं। देखिए आरसीईपी के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस समझौते के लिए इन देशों के बीच वार्ता शुरू हुई थी नवंबर 2011 में। आसियान के बाली शिखर सम्मेलन में शुरू हुई थी वार्ता, लेकिन इस वार्ता में भारत भी शुरू में शामिल था, लेकिन समझौते को भारत के हित में न मानते हुए भारत जो है 2019 में इस वार्ता से बाहर हो गया था। ठीक है, देखिए वार्ता से बाहर इसलिए होना भी सही था क्योंकि अगर भारत इसमें होता तो भारत में चाइनीज़ आइटम मतलब चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है वो धड़ल्ले से बिकती। ठीक है, देखिए अंकटाड के एक आकलन के अनुसार देखा जाए तो आरसीईपी समझौते के अस्तित्व में आने से इस क्षेत्र में अंतर क्षेत्रीय व्यापार में प्रशुल्कों में 90% तक कटौती अगले 20 वर्षों में विभिन्न चरणों में होगा। ठीक है, इस समझौते की दृष्टि से अगर अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि एशिया का जो 3 बड़ा अर्थव्यवस्था है जैसे कि आपको चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, इनके बीच ये पहला स्वतंत्र व्यापार समझौता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखें तो जीडीपी के दृष्टि से जो विश्व के प्रमुख स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र हैं तो आरसीईपी का है आपको 30.5%, मतलब ये 10 देश और ये 5 देश मिलकर कुल दुनिया का 30.5% आरसीईपी का जो है प्रमुख स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र है। ठीक है, फिर आपको यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट का 28.0% है। ठीक है, 28.0%, जिसे हम लोग यूएसएमसीए भी कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको और कनाडा एग्रीमेंट। और इसके बारे में कहें तो इस समझौते ने नाफ्टा का स्थान 1 जुलाई 2020 से लिया था। फिर नेक्स्ट है आपको यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ का है 17.9%। ठीक है, इसी तरह से आपको 2.9% आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया का है। ठीक है, और 2.4% आपको है मर्कोसुर का। मर्कोसुर में आपको आते हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे एवं उरुग्वे का स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2021-22 में सर्वोच्च वृद्धि होगी और ये संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है। ठीक है, तो देखा जाए तो 25 जनवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक एवं आर्थिक मामलों के विभाग के वर्ष 2022 का ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट विश्व भर में जारी किया गया। ठीक है, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 क्षेत्रीय आयोग के सहयोग से ये तैयार की गई है ये रिपोर्ट, जिसमें आपको 5 में देखा जाए तो पहला है इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, फिर दूसरा है आपको इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, फिर तीसरा है इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, फिर चौथा है आपको इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, फिर पांचवा है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया। ठीक है, इसमें आगे हम लोग देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग है जो कि जनवरी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो बीते वर्ष जो 2021 है उसमें विकसित राष्ट्रों की वृद्धि हुई है 4.8%। ठीक है,
4.8% है। और आपको इसमें विकासशील राष्ट्र का है 6.4%। ठीक है, विकासशील राष्ट्र का अर्थव्यवस्था जो है वो है 6.4%। ठीक है, और दक्षिण एशिया में ये 7.4% है। दक्षिण एशिया का 7.4%, भारत का 9% है, और पूर्वी एशिया का 6.7% है, और जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसका है 1.4%। मेनली हम लोग देखें भारत का, तो भारत का जो है वो है 9%। प्रमुख देशों व क्षेत्रों में 2021 में जो सर्वाधिक है वो है 9.0% की वृद्धि और भारत की है। ठीक है, उसके बाद 7.8% चीन की। भारत का जीडीपी 9% की भारी वृद्धि के चलते दक्षिण एशिया 2021 में ग्रोथ जो है वो 7.4% अनुमान की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 2021 के पश्चात 2022 में भी भारत जो है वो सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि वाला देश होगा, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का आकलन है। तो देखिए, तो 25 जनवरी 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक शीर्षक से विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 2022 में जीडीपी वृद्धि की रिपोर्ट जारी की। तो संपूर्ण विश्व का हम लोग देखते हैं, जिसमें अमेरिका का जो अक्टूबर 2021 का पहले का पूर्वानुमान है वो है 5.2, और जनवरी 2022 का जो ताज़ा पूर्वानुमान है वो है 4.0। फिर चीन का जो अनुमान रहा है अक्टूबर 2021 के पहले का वो है 5.6। ठीक है, और जनवरी 2022 का ताज़ा पूर्वानुमान रहा है 4.8%। फिर आपको रूस का है 2.9%, अक्टूबर 2021 के पहले का पूर्वानुमान, और जनवरी 2022 का ताज़ा पूर्वानुमान है 2.8%। ब्राज़ील का पूर्वानुमान ताज़ा है वो 0.3%। दक्षिण अफ्रीका का 4.6%। और भारत का देखा जाए तो भारत का पूर्वानुमान था अक्टूबर 2021 का पहले का वो था 8.5%, लेकिन अभी 9% है जनवरी 2022 का ताज़ा पूर्वानुमान। संपूर्ण विश्व का अगर हम लोग देखें तो पहले 4.9 अनुमान था, अब है 4.4%। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बैंकों पर से एनपीए का बोझ घटाने के लिए बैड बैंक की शुरुआत। देखा जाए तो बैड बैंक क्या है? बैड बैंक एक वित्तीय संस्थान के एनपीए के बोझ घटाने के लिए जो दूसरे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से एनपीए अकाउंट खरीद कर उनकी वसूली अपने स्तर से करते हैं, वो बैड बैंक कहलाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो बैंक का जो एनपीए का बोझ है वो कम होता जाएगा। तो देखिए, भारत में गठित नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और इंडिया डेट रेजोल्यूशंस कंपनी लिमिटेड जो आईडीआरसीएल है वही बैड बैंक है। ठीक है, अब देखा जाए तो नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की जो इक्विटी है उसमें 51% हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की है, और डेट रेजोल्यूशन कंपनी में 51% की हिस्सेदारी जो है वो निजी क्षेत्र के बैंक की है। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो 15 बैंकों के 82,845 करोड़ रुपए के जो एनपीए खातों हैं उसका चयन किया गया है, जिसे मार्च 2022 के अंत तक एनएआरसीएल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। एनएआरसीएल हो गया आपको नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बीते वर्ष 2021 में भारत में स्वर्ण की खपत में 78.6% की वृद्धि, और विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो देखिए 21 जनवरी 2022 को विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021 की वार्षिक रिपोर्ट विश्व भर में जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देखें तो विश्व भर में 2021 में स्वर्ण की खपत बढ़कर 4021.3 मीट्रिक टन हो गया है, जो कि 2020 में 3658.8 मीट्रिक टन था। भारत में 2021 में स्वर्ण की खपत जो है वो 797.3 टन रहा। इस बार 73% की इसमें वृद्धि है। ठीक है, भारत में वर्ष 2022 में जो खपत है वो 850 टन तक पहुंचने का संभावना व्यक्त किया गया है।
ठीक है। भारत में 2021 में आभूषणों का जो स्वर्ण का कीमत था, जो खपत था स्वर्ण का आभूषण के रूप में, वो है 610.9 टन, यानी कि इसमें आपको 93% का वृद्धि दर्ज किया गया। ठीक है। और 2021 में जो निवेश हेतु यूज किया गया है 186.5 टन का, वो है 43% वृद्धि के साथ। चलिए नेक्स्ट देखें। अब हम लोग मूव करते हैं नियुक्तियां मतलब अपॉइंटमेंट्स की ओर। तो देखा जाए तो यूको बैंक के नए एमडी सह सीईओ बने हैं सोमा शंकर। फिर नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी जो ओएनजीसी है के सीएमडी के रूप में कार्यभार अतिरिक्त प्रभार के लिए, मतलब 6 माह के लिए जो अतिरिक्त प्रभार मिला है वो दिया गया है अलका मित्तल को, और ये ओएनजीसी में निदेशक एचआर के रूप में कार्यरत रही हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको वित्त पोषण संस्थान मतलब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसे एआईआईबी कहते हैं कि उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं उर्जित पटेल जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। फिर नेक्स्ट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसरो, इसरो के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं एस सोमनाथ। फिर नेक्स्ट है कि पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार एक महिला न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है, तो ये है आयशा मलिक। फिर नेक्स्ट है सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं वी अनंत नागेश्वरन। फिर नेक्स्ट है कि एयर इंडिया के नए चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक यानी सीएमडी नियुक्त हुए हैं विक्रम देव दत्त। और नेक्स्ट है थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान में, जहां पहला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। तो देखा जाए तो 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। जिसमें आपको कला और संस्कृति के क्षेत्र में 6 बच्चों को दिया गया, नवाचार के क्षेत्र में 7 बच्चों को, शैक्षिक उपलब्धियों के क्षेत्र में 1 बच्चों को, और खेल में उपलब्धि के लिए 8 बच्चों को, बहादुरी के लिए 3 बच्चों को, समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए 4 बच्चों को, और इन पुरस्कार विजेताओं में 15 लड़के थे और 14 लड़कियां थीं। टोटल 29 हो गए। ठीक है। 15 लड़के और 14 लड़कियां। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है शौर्य चक्र 2022। तो देखिए 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति भवन से जारी जो विज्ञप्ति थी उसमें 12 शौर्य चक्र विजेता भी शामिल हैं, जिसमें से 9 को ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है। तो देखिए पहला है आपको नायब सूबेदार श्रीजीत एम जो कि 17 मद्रास रेजिमेंट के हैं और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है, नायब सूबेदार हैं। फिर नेक्स्ट है आपको हवलदार अनिल कुमार तोमर जो कि राजपूत रेजिमेंट के हैं और इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। फिर नेक्स्ट है हवलदार काशी राय बमनली, बमनली जो है ये कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के हैं हवलदार और इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। फिर चौथा है आपको हवलदार पिंकू कुमार जो कि जाट रेजिमेंट के हैं हवलदार और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। पांचवा है आपको सिपाही एम जसवंत कुमार मद्रास रेजिमेंट के हैं, इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। फिर नेक्स्ट है आपको राइफलमैन राकेश शर्मा असम राइफल के हैं। फिर कमांडेंट दिलीप मलिक सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के हैं। फिर है असिस्टेंट कमांडेंट अनिरुद्ध प्रताप सिंह जो कि सीआरपीएफ के 54वें बटालियन के हैं। और विकास कुमार ये आपको सीआरपीएफ के 204 कोबरा बटालियन के हैं, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। फिर नेक्स्ट आपको कांस्टेबल पूर्णांद जो है ये सीआरपीएफ के 204 कोबरा कमांडेंट हैं और मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। फिर नेक्स्ट आपको हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार जो कि सीआरपीएफ के 112 बटालियन के हैं और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। फिर आपको लास्ट आखिरी है हेड कांस्टेबल अजित सिंह जो कि इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020। तो देखा जाए तो ये 7 जनवरी 2022 को 57 विजेताओं को 11 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 11 श्रेणी में दिया गया है 57 विजेताओं को। फिर आपको वर्ष 2020 के जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रमुख पुरस्कारों की सूची जो है उसमें देखें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो दर्जा दिया गया है उत्तर प्रदेश को दिया गया है और इस श्रेणी में दूसरा और तीसरा स्थान रहा है राजस्थान और तमिलनाडु का। ठीक है। फिर आपको है उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला
तो उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला आपको है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में है। और दूसरा स्थान है शहीद भगत सिंह नगर, जो कि पंजाब में है। फिर नेक्स्ट है आपको उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत। तो उत्तर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है घसपर, अल्मोड़ा, उत्तराखंड का। फिर सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय देखा जाए तो वो है वापी, गुजरात का। सर्वश्रेष्ठ स्थानीय निकाय वापी, गुजरात का। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में, तो ये है मिशन पानी नेटवर्क 18 का। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ स्कूल। तो सर्वश्रेष्ठ स्कूल की कैटेगरी में आपको राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल, फिर है कावेरी पट्टनम तमिलनाडु, फिर इसमें है आपको कैंपस उपयोग हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्था या रेजिमेंट, तो ये है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जम्मू। चलिए नेक्स्ट देखें। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ उद्योग, जो कि वेल्समन इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड, गुजरात का है। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ एनजीओ, तो वो है कोस्टल सैलिनिटी प्रिवेंशन सेल, अहमदाबाद का है। फिर है सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, जो कि पंचगाछिया, MDWU और WUA हुगली। फिर नेक्स्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेतु सर्वश्रेष्ठ उद्योग, तो ये है ITC लिमिटेड, कोलकाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022। तो इसमें देखा जाए तो ये 23 जनवरी 2022 को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2022 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार का घोषणा किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और ये दो कैटेगरी में दिया जाता है, एक है संस्थागत श्रेणी और एक है व्यक्तिगत श्रेणी। पहला है संस्थागत श्रेणी। संस्थागत श्रेणी में दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान यानी GIDC को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में है विनोद शर्मा, जो कि सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, और इन्हें पुरस्कार में 5 लाख दिया गया। संस्थापक श्रेणी जो है संस्थागत श्रेणी, उसमें 51 लाख और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में। 2022 का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार देखा जाए तो ये 9 जनवरी 2022 को 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का वितरण किया गया है बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया में। ठीक है, अब देखिए यह होता क्या है इस पुरस्कार में कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो ड्रामा श्रेणी और म्यूजिक कॉमेडी श्रेणी में दिया जाता है, मतलब दोनों में दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग। लेकिन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सहायक अभिनेता, अभिनेत्री सहित जो विभिन्न पुरस्कार है वो ड्रामा और म्यूजिकल कैटेगरी को एक साथ एक ही बार में अवार्ड दिया जाता है। मतलब अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अभिनेता और अभिनेत्री दिया जाए तो वो 2 क्षेत्र में आता है, ड्रामा श्रेणी में और म्यूजिक कॉमेडी श्रेणी में। इन दोनों में अलग अलग दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है द पावर ऑफ द डॉग और म्यूजिक कॉमेडी श्रेणी में है वेस्ट साइड स्टोरी। फिर नेक्स्ट है अभिनेता। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं विल स्मिथ, फिल्म का नाम था इनका किंग रिचर्ड, और दूसरा है एंड्रयू गारफील्ड, जिसका फिल्म का नाम है टिक टिक बूम। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो ये है निकोल किडमैन, फिल्म का नाम है बीइंग द रिचर्ड्स। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपको म्यूजिक कॉमेडी में जब देखा जाए तो ये है रेचल जेगलर, जो कि वेस्ट साइड स्टोरी के। ठीक है, तो ये हो गया कि तीनों श्रेणी, तो तीनों कैटेगरी में अलग अलग श्रेणियां, मतलब ड्रामा अलग और म्यूजिक कॉमेडी अलग। अब हम लोग उस तरफ मूव करते हैं जहां पर दोनों श्रेणियों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया जाता है। तो उसमें पहला आपको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो ये है जेन कैपियोन, जिनका फिल्म का नाम है द पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, उस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म, तो ये है एनकांटो, एनकांटो है। फिर आपको विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अगर देखा जाए तो ये दिया गया है ड्राइव माई कार। ठीक है, ड्राइव माई कार एक जापानी फिल्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग इफ्को साहित्य पुरस्कार 2021। इफ्को का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, अब देखिए प्रसिद्ध कवि, हिंदी उपन्यासकार एवं लेखक श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में इफ्को द्वारा स्थापित साहित्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और विजेता है इसके
श्री शिव मूर्ति। फिर आपको पुरस्कार जो है राशि वो है 11 लाख और एक प्रतीक चिन्ह। ठीक है, और ये पुरस्कार ऐसे हिंदी लेखक को दिया जाता है जिनकी रचनाओं में ग्रामीण एवं कृषि जीवन पर आधारित एक केंद्रित लेखन होता है। ठीक है, ये पुरस्कार किसे दिया जाता है? जिनकी रचनाओं में ग्रामीण एवं कृषि जीवन पर केंद्रित लेखन हो। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कार 2021। तो देखा जाए तो 23 से 24 जनवरी 2022 को आईसीसी ने क्रिकेट के क्षेत्र के वर्ष 2021 का अपना 17वां पुरस्कार का घोषणा किया है, जिसमें पुरुषों का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। जो ट्रॉफी का नाम है गैरी सोबर्स ट्रॉफी, वो दिया गया है शाहीन अफरीदी को, जो कि पाकिस्तान के हैं। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर। तो वनडे क्रिकेटर रहे हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं। फिर है सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर, ये हैं जो रूट, इंग्लैंड के। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी, मतलब इमर्जिंग प्लेयर। ठीक है, तो ये हैं जाने मन मलान। फिर नेक्स्ट है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये है मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के हैं। फिर नेक्स्ट है आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार, ये है डैरेल मिशेल, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर, तो ये हैं जीशान मकसूद, जो कि ओमान के हैं। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अंपायर का डेविड शेफर्ड अवार्ड, तो ये दिया गया है मराइस इरास्मुस को, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें आगे है, ये पुरुष कैटेगरी था, अब हम लोग महिला कैटेगरी और को मूव करेंगे। तो महिला कैटेगरी में पहला है महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिस ट्रॉफी का नाम है वो है रशेल हेहोई फ्लिंट ट्रॉफी। इसे दिया गया है स्मृति मंधाना को, जो कि भारत की हैं। फिर नेक्स्ट है वर्ष की सर्वश्रेष्ठ ओडीआई खिलाड़ी, तो ये है लिजेल ली, दक्षिण अफ्रीका की हैं। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी बने हैं टैमी ब्यूमॉन्ट, ये इंग्लैंड के हैं। फिर नेक्स्ट है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान खिलाड़ी, मतलब महिला इमर्जिंग जो है खिलाड़ी, वो है फातिमा सना, पाकिस्तान की हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फीफा के वर्ष 2021 के पुरस्कार। तो ये 17 जनवरी 2022 को फीफा के वर्ष 2021 का पुरस्कार का वितरण किया गया, जो कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फुटबॉलर, जो पुरुष फुटबॉलर थे, जिसे बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर दिया गया, वो है रॉबर्ट लोवांडोव्स्की, जो कि पोलैंड के हैं। फिर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर इन द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर जो है वो है एलेक्सा पुटेलस, ये स्पेन की हैं। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ कोच, जो पुरुष में कोच हैं वो है थॉमस टूसेल, ये आपको जर्मनी के हैं। और सर्वश्रेष्ठ कोच महिला टीम की अगर कोई है तो वो है एमा हाय से, जो कि ब्रिटेन की हैं, एमा हाय। फिर नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर, यानी महिला में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन बनी? तो ये है क्रिस्टियाने एलेंडर, चिली की। और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में एडवर्ड मेंडी, स्नेगल के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021। तो देखिए, ये 30 दिसंबर 2021 को वर्ष 2021 के दौरान विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों के लिए ESPN इंडिया के खेल पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा पुरुष में एथलीट ऑफ द ईयर, वो है नीरज चोपड़ा। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में आपको मिला मीराबाई चानू को। और फिर वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कोच यानी कोच ऑफ द ईयर बने हैं शोड मरीजने, जो कि भारत की महिला हॉकी टीम के पूर्व कोच रहे हैं। फिर आपको वर्ष के सर्वश्रेष्ठ जो पैरा एथलीट ऑफ द ईयर रहे, पैरा एथलीट जो रहे वो है अवनी लेखरा, जो कि पैरा शूटर है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम जो रही वो रही महिला हॉकी टीम। और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी, मतलब इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर जो रहे वो थे अवनी लेखरा, सैली सिंह और सालिमा टेटे। अवनी लेखरा पैराशूटर है, सैली सिंह लंबी कूद की अंडर-20 एथलीट है और सालिमा टेट एक महिला हॉकी खिलाड़ी है। फिर अगला है मैच ऑफ द ईयर। मैच ऑफ द ईयर रहे टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी में भारत व ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच खेला गया क्वार्टर फाइनल मैच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निधन। निधन में पहला आपको बिरजू महाराज।
मिर्जू भाड़ा जो है वो संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान और पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको नारायण देवनाथ। नारायण देवनाथ जो थे वो पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट श्री नारायण देवनाथ का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट आपको शांति देवी। शांति देवी जो है वो उड़ीसा की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शांति देवी का भी 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट आपको डेविड सासोली। ये फ्रांस में स्ट्रासबर्ग स्थित यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुस्तकें। पुस्तकें में पहला है प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स। इसके लेखक हैं आकार पटेल। फिर नेक्स्ट है इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल के लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करेंगे विविध की ओर, जिसमें पहला है 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022। ठीक है, ये 12 से 13 जनवरी को पुदुचेरी की मेजबानी में संपन्न हुआ और पहली बार ही पुदुचेरी में अभी तक ये संपन्न हुआ है। ठीक है, और देखा जाए तो कोरोना महामारी के कारण इस बार ये वर्चुअल तरीके से संपन्न किया गया। इसका थीम था सक्षम युवा सशक्त युवा। फिर नेक्स्ट है आपको हॉर्नबिल महोत्सव 2021। देखिए, तो नागालैंड के प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन जो है वो प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर को होता है। ठीक है, इसका जो आयोजन स्थल है वो है किसामा हेरिटेज विलेज, जो कि राजधानी कोहिमा के समीप है। ठीक है, नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, उन्हीं के पास है किसामा हेरिटेज विलेज। यह मोन जिले में सेना की कार्यवाही में 14 आम नागरिकों के मारे जाने की घटना के विरोध में ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2022। ये स्थगित हो गया। क्यों? तो 10 से 12 जनवरी को इसका 10वां संस्करण होना था, लेकिन कोरोना की नई लहर के कारण इसे स्थगित किया गया। देखा जाए तो घरेलू एवं विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन का आयोजन जो है वो द्विवार्षिक होता है, मतलब 2 साल में एक बार होता है, लेकिन इस बार से रद्द कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है दिल्ली विश्व पुस्तक मेला स्थगित। तो देखिए, ये 8 से 16 जनवरी को होना था दिल्ली पुस्तक मेला। ठीक है, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इसका आयोजन स्थगित किया गया। मेले का जो थीम रखा गया था वो था आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, और अतिथि देश का दर्जा दिया गया था इस बार फ्रांस को। चलिए नेक्स्ट देखें। चलिए अब मूव करते हैं खेलकूद की ओर, जहां पहला है बांग्लादेश न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज 2022। तो देखिए, जनवरी 2022 में 2 टेस्ट मैच खेले गए। 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश आई थी, जो कि श्रृंखला जो है वो 1-1 से बराबर रही। ठीक है, फिर नेक्स्ट सीरीज था आपको इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया एसेस श्रृंखला, ये 2021-22। तो देखिए, एसेस सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच में होता है और दिसंबर 2021 में और जनवरी 2022 तक ये चला है। ठीक है, 5 टेस्ट मैचों की ये एसेस सीरीज थी, जिसके लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा की। ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 से ये श्रृंखला जीत ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि भारत दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला 2021-22। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका ने 3 टेस्ट मैचों की ये श्रृंखला 2-1 से जीत लिया। ओडीआई के 3 मैचों की श्रृंखला भी दक्षिण अफ्रीका ने 3-0 से जीत लिया। यानी कि ये दोनों मैच, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो टेस्ट मैच हुआ और ओडीआई हुआ, वो दोनों ही दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया। विराट कोहली ने टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का भी घोषणा कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टाटा समूह अब आईपीएल का टाइटल प्रायोजक। तो देखिए, 2022-23 के लिए जो सत्र है आईपीएल का, उसके लिए टाइटल प्रायोजक अब चुने गए हैं टाटा समूह को। टाटा समूह के द्वारा बीसीसीआई को 2 वर्ष के प्रायोजन का अधिकार हासिल करने के लिए 670 करोड़ रुपए चुकाएंगे। देखा जाए तो वीवो पहले था और वीवो ने इस करार को रद्द किया, तो उसके लिए 454 करोड़ रुपए बीसीसीआई को चुकाए जाएंगे। इस आधार पर देखा जाए तो बीसीसीआई 2022-23 के सत्र के लिए कुल 1124 करोड़ रुपए
परिवर्तन से ही प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एटीपी कप 2022। तो एटीपी कप 2022 में देखा जाए तो पहला है कि 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2022 को एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का पुरुष का यह तीसरा टीम टूर्नामेंट सिडनी में संपन्न हुआ। विजेता रहे कनाडा 2-0 से और उपविजेता रहे स्पेन। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस। 9 जनवरी 2022 को एडिलेड ऑस्ट्रेलिया पुरुष ने भारतीय युगल विजेता रही। ठीक है, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में जो संपन्न हुआ एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस, उसमें पुरुष युगल में देखा जाए तो भारतीय जो है युगल वो विजेता रहे। भारतीय युगल जो विजेता रहे उसमें है रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन, ये भारत के हैं जो दोनों युगल विजेता रहे। फिर उप विजेता जो रहे वो थे इवान डोडिग सर्बिया के और मार्सेलो मेलो ब्राजील के। फिर पुरुष का एकल विजेता रहे गायल मॉनफिल्स, ये फ्रांस के हैं। और महिलाओं के एकल विजेता रहे एस्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के और महिलाओं का युगल विजेता रहे एस्ली बार्टी और स्टार्म सैंडर्स, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए नेक्स्ट है समरसेट टेनिस टूर्नामेंट 2022। इसमें जो पुरुष एकल के विजेता रहे वो थे राफेल नडाल स्पेन के हैं और उप विजेता रहे मैक्सिमे क्रेसी अमेरिका के। और महिला एकल में जो विजेता है वो है सिमोन हालेप रोमानिया के और वेरोनिका कुदरमेतोव रूस के। चलिए नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट है आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2022। ये 17 से 30 जनवरी 2022 को मेलबर्न में संपन्न हुआ। ठीक है, और पुरुष एकल में अगर विजेता देखें तो रहे राफेल नडाल और उप विजेता डैनियल मेदवेदेव रूस के हैं। फिर महिला एकल में जो विजेता है वो है ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी और उप विजेता है अमेरिका की डैनियल कॉलिंग्स। फिर नेक्स्ट है आपको पुरुष में युगल में देखा जाए तो विजेता रहे निक किर्गियोस और थनासी कुकिनाकिस, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। और उप विजेता है मैथ्यू एबडेन और मैक्स पुरसेल, दोनों ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, फिर महिला युगल में विजेता है बारबोरा क्रेजिस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, ये दोनों चेक गणराज्य के हैं। और इसके उप विजेता हैं अन्ना डेनिलीना कजाकिस्तान की और ब्रिटिशा हद्दाद, ये ब्राज़ील के हैं। ब्रिटिशा हद्दाद माइया ब्राज़ील के हैं जो उप विजेता है। फिर मिश्रित युगल में आते हैं। मिश्रित युगल के जो विजेता हैं वो है क्रिस्टियाना मियाडिनोविक फ्रांस के और इवान डोडिक क्रोएशिया के। ठीक है, और इसमें उप विजेता है जेमी फॉर्लेस और जैसन कुबलर, दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपको इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। तो देखिए ये 11 से 16 जनवरी को नई दिल्ली में संपन्न हुआ है इंडिया ओपन बैडमिंटन। और विजेता का लिस्ट में देखा जाए तो पुरुष विजेता है लक्ष्य सेन भारत के और उप विजेता है लो किन येव, यह है सिंगापुर के। फिर महिला एकल में विजेता है बुसानन आंगबांग रूंगफान, ये थाईलैंड के हैं। और उप विजेता है सुबानिटा कटेथोंग, ये इंग्लैंड के हैं। पुरुष युगल में जो विजेता है वो है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये भारत के हैं, दोनों भारत के हैं। फिर नेक्स्ट है आपको उप विजेता है मोहम्मद अहसान व हिंद्रा सेतियावान, ये दोनों इंडोनेशिया के हैं। महिला युगल में विजेता है वेनियापा एमसार्ड व नूताकर्ण एमसार्ड, दोनों थाईलैंड के हैं। उप विजेता है अनास्तासिया अक्चुरिना, ओल्गा मोरोजोवा, ये दोनों रूस के हैं। फिर मिश्रित युगल में विजेता है टेरी ही वान व तान ही वान, दोनों सिंगापुर के हैं। उप विजेता है चेन तांग जी और पैक येन वी, ये दोनों मलेशिया के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022। ये आपको 18 से 23 जनवरी को हुआ, लखनऊ में हुआ। विजेता रहे पुरुष एकल में, नहीं हुआ फाइनल मैच। ठीक है, उप विजेता भी डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि फाइनल मैच नहीं हुआ था एकल का। अब आप महिला एकल में आए तो महिला एकल में विजेता रही पीवी सिंधु भारत की और उप विजेता है मालविका, ये भी भारत की हैं। फिर पुरुष युगल में विजेता रहे मन वेई चोंग और केई वुन टी, ये दोनों मलेशिया के हैं।
ठीक है। पुरुष युगल के विजेता दोनों मलेशिया के हैं और उप विजेता हैं कृष्ण प्रसाद गर्ग और विष्णुवर्धन गौर, ये दोनों भारत के हैं। ठीक है। फिर महिला युगल में जो विजेता है वो है अन्ना चिंगजिक व टी मेई सिंह, ये दोनों मलेशिया के हैं। उप विजेता है गायत्री पुलेला गोपीचंद और त्रिंशा जॉली, दोनों भारत के। फिर मिश्रित युगल में विजेता है ईशान भटनागर और तनीषा क्रस्टो, दोनों भारत के। उप विजेता जो रहे वो है टी हेमा नागेंद्रन बाबू और श्रीवेदा गुराजादा, दोनों भारत के हैं उप विजेता मिश्रित युगल में। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि चेन्नई के भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है। चेन्नई के 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम शतरंज में देश के 73वें ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है। और नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित 9 खिलाड़ी खेल प्रशिक्षक में शामिल। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक ही है जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित जो है 9 खिलाड़ी खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ी जो है वो शामिल किए गए पद्म पुरस्कार में। तो देखिए पहला है आपको देवेंद्र झांझरिया, ये पैरालंपिक जेवलिन थ्रोअर हैं और इन्हें पद्म भूषण प्राप्त हुआ। फिर नेक्स्ट है सुमित अंतिल, हरियाणा के हैं, पैरालंपिक जेवलिन थ्रो से और इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ। फिर नेक्स्ट है प्रमोद भगत, उड़ीसा के, पैरालंपियन शटलर हैं और इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा, हरियाणा से, ये एथलीट जेवलिन थ्रोअर हैं और इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ। फिर नेक्स्ट है शंकर नारायण मेनन, केरल के, ये केरल के कलारी कला के कोच हैं और इन्हें भी पद्मश्री प्राप्त हुआ। फिर है फैजल अली डार, जम्मू कश्मीर के, ये मार्शल आर्ट के कोच हैं और इन्हें भी पद्मश्री प्राप्त हुआ। फिर नेक्स्ट है वंदना कटारिया, उत्तराखंड की, ये महिला हॉकी की हैं और इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ। फिर नेक्स्ट है आपको अवनी लेखड़ा, राजस्थान की हैं, पैरालंपियन निशानेबाज हैं, इन्हें भी पद्मश्री प्राप्त हुआ। और आखिरी है 9वां नंबर ब्रह्मानंद संखवालकर, गोवा के, ये फुटबॉलर हैं और इन्हें भी पद्मश्री प्राप्त हुआ। इन 9 खिलाड़ी और खेल प्रशिक्षकों को पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही गया है, प्लस आपको टेलीग्राम पे भी दे दिया गया है। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है वो टेलीग्राम पर दे दिए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिएगा और आप विजिट कीजिए हमारे onlinestudycenter.in वेबसाइट लॉन्च हो गई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।